हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनको बच्चे ये सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही मुश्किल है। आज हम कंपाइलर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। कंपाइलर डिज़ाइन ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है और इसमें ज़्यादातर बच्चे मात खा जाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आज हम कंपाइलर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हम आज इस वीडियो में ये 3 टॉपिक्स करेंगे। जैसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेजेस और तीसरा उसकी वर्किंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपाइलर से। गाइस, सब कुछ साइड में रख के हम पहले ये बोलते हैं कि कंपाइल होता क्या है। कंपाइल क्या है? कंपाइल एक प्रोसेस है या एक फिनोमेना है। तो पहले देखते हैं कंपाइल होता क्या है। गाइस, कंपाइल होता है कि हम असेंबल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। जैसे मान लो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। अगर हम इन दोनों को कंपाइल कर रहे हैं तो इन दोनों को हम साथ में ऐसे जोड़ते हैं। जोड़ना क्या होगा? असेंबल करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है असेंबल इक्वल्स टू कंपाइल। मतलब कंपाइल का मीनिंग होता है असेंबल करना, अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़ के उनको एग्जीक्यूट कराना, उसे कहते हैं कंपाइल। यहाँ असेंबल भी कह देते हैं। लेकिन अभी हम कंपाइलर डिजाइन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम कंपाइल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कंपाइल हमने जान लिया कंपाइल होता क्या है। लेकिन कौन करता है कंपाइल? कौन करता है असेंबल करके एग्जीक्यूट? वो गाइस करता है कंपाइलर। कंपाइलर करता है कि सारे स्टेजेस को एक ही बारी मिला के एग्जीक्यूट करना, वो कंपाइलर का काम। अब कंपाइलर होता क्या है? कंपाइलर गाइस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कैसे करता है? जैसे मान लो यूजर है, यूजर ने इनपुट दिया हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जावा हो गई, सी हो गई, C++ हो गई। वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस यानी मशीन लैंग्वेज में, जो मशीन समझ पाए, क्योंकि मशीन जावा का कोड तो नहीं समझती, मशीन सी लैंग्वेज का कोड तो नहीं समझती, मशीन ये तो नहीं समझती कि आपने ये लिखा है कि जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये क्या होता है? मशीन को ये तो नहीं पता। मशीन तो सिर्फ 2 डिजिट्स में काम करती है, 1 और 0, जो कि होती है बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, जिससे कि मशीन समझ पाए कि हम उसको क्या करवाना चाहते हैं, हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना कि कंपाइलर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और ये इस्तेमाल होता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने, और इसको हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है कोड को एक ही बार में। अब वो कैसे करता है? जैसे मान लो कि ये एक कोड है, ये दूसरा कोड है। ठीक है, अब इनको अलग अलग, पहले इसको एग्जीक्यूट करा, फिर इसको एग्जीक्यूट करा, टाइम ज़्यादा लगा ना। अगर हम इन दोनों को एक ही बारी में एग्जीक्यूट कर दें, मान लो पहला ये है दूसरा ये है, तो लगातार दूसरी मतलब पहली बार में दोनों कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, उससे हमारा क्या बचेगा? टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसको हम कंपाइलर कहते हैं, वो मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी भी मशीन पर चल सकता है, चाहे वो आपकी विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मैक हो। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको फ्री में मिल सकता है कहीं पे भी इंटरनेट पे। अगर आप लिखोगे कि आपको कंपाइलर चाहिए, जैसे मान लो सी के लिए GCC कंपाइलर का नाम होता है, जावा के लिए जावा सी होता है। अगर आपने कोडिंग कर रखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ओपन सोर्स होता है, इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। अब कंपाइलर इस्तेमाल क्या होता है? कंपाइलर इस्तेमाल होता है ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, मतलब दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब के लिए कंपाइलर इस्तेमाल होता है। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टेजेस ऑफ कंपाइलर्स। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ कंपाइलर मतलब कंपाइलर के कितने स्टेज होते हैं जिस वजह से या जिसके कारण वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। मतलब कितने भागों में बट के हमारा कोड जाता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में।
ठीक है। तो गाइस पहला होता है प्री प्रोसेसर, दूसरा होता है लेक्सिकल एनालिसिस, तीसरा होता है सिंटैक्स एनालिसिस, चौथा होता है सिमेंटिक एनालिसिस, पांचवा होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, छठा होता है कोड ऑर्गेनाइजेशन, सातवां होता है टारगेट कोड जनरेशन। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। प्री प्रोसेसर हमारा क्या करता है, मान लो हम कोड लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जावा में लिख रहे हैं, सी में लिख रहे हैं, सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ हेडर फाइल्स वगैरह चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मानो हमारी इंक्लूड stdio.h हो गई, या java.util.scanner हो गई, या java.util.random हो गई, include stdio.h, include onio.h, ये हमारी जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं वो सब प्री प्रोसेसर हैंडल करता है। मतलब जैसे कि हम कोड लिखते हैं तो जो भी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं वो प्री प्रोसेसर के पास चली जाती हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आता है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, टोकन्स बनाता है, मतलब टोकनाइजेशन करता है। टोकनाइजेशन मतलब जैसे मान लो कीवर्ड हो गए, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, या हमारा आइडेंटिफायर हो गया, कोई हमारा कोई सिंबल हो गया, तो उसको देख के लेक्सिकल एनालिसिस वाले फेज में हमारे टोकन्स बनते हैं जिनको हम लेक्सीम भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है सिंटैक्स एनालिसिस। मान लो जैसे कि आप कोडिंग कर रहे हो किसी भी आईडीई पे या नोटपैड पे कोडिंग कर रहे हो, तो जब आप कोड को कंपाइल करते हो तो आपको एक एरर मैसेज आता है कि मतलब कोई भी एरर मैसेज आ सकता है कि जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे सेमीकोलन मिस है या कुछ भी हो सकता है, तो वो कौन बताता है, सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस का मेन काम क्या होता है कि आपका जो सिंटैक्स है कोड का, जैसे मान लो हर एक कोड के सिंटैक्स होते हैं, जैसे सी में अलग होता है, जावा में अलग होता है, तो उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपने कोड लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपने उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कोड नहीं लिखा है तो सिंटैक्स एनालिसिस आपको बताएगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। सिमेंटिक एनालिसिस, हमने देखा सिंटैक्स एनालिसिस हमें बताता है कि हम कोड में कहाँ गलती कर रहे हैं। सिमेंटिक एनालिसिस हमें बताता है कि हमारा जो कोड है उसका मीनिंग सही है या गलत है, मतलब हम जो भी कोड लिख रहे हैं, जिस भी वजह से कोड लिख रहे हैं, जिसके लिए भी हम कोड लिख रहे हैं, वो सही है या गलत है, मतलब वो वैलिड भी है या नहीं है। उसके बाद हमारा आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया है कि प्री प्रोसेसर से लेके इंटरमीडिएट कोड जनरेशन तक हमारा होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी आपका कोड मतलब बनेगा, मतलब यहाँ तक जो भी जनरेट होगा वो आपका बैक एंड वाली किसी भी मशीन में चल सकता है। मतलब अगर आपका यहाँ तक का कोड विंडोज का है तो वो लिनक्स में भी चल जाएगा, अगर यहाँ तक का कोड आपका मैक का है तो वो विंडोज में चल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो कोड यहाँ का है, इन दोनों बैकएंड का कोड है, तो वो फ्रंट एंड में भी चलेगा। ठीक है। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन सीधा ये होता है कि इन चार का जो भी आउटपुट निकला है उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोड। ठीक है। मतलब इन चार का जो भी हमारा आउटपुट निकला है अभी तक का, मतलब यूजर ने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद प्री प्रोसेसर के पास गया, प्री प्रोसेसर के बाद लेक्सिकल एनालिसिस पे गया, लेक्सिकल के बाद सिंटैक्स पे गया, सिंटैक्स के बाद सिमेंटिक्स पे गया, उसके बाद जो हमारा कोड आता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोड। ठीक है। जो कि हम जनरेट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इसका नाम पड़ा। अब हम आते हैं कोड ऑर्गेनाइजेशन की। भैया हमने कोड बना लिया, अब उसको बैकएंड में हमने इस्तेमाल करना है, तो कैसे करेंगे? कोड को हम ऑर्गेनाइज करेंगे तभी तो हम बैकएंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं हमारा कोड ऑर्गेनाइजेशन। अब कोड को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, इसमें बड़े सारे तरीके हैं, लूप होल ऑप्टिमाइजेशन हो गया या पीप होल ऑप्टिमाइजेशन हो गया। मतलब जिस मान लो आपने लूप लिखा है, एक लूप फॉर लूप लिखा है, तो उसको आप कैसे एफिशिएंट तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। ये सब हमारा कोड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। उसके बाद आता है टारगेट कोड जनरेशन। टारगेट कोड जनरेशन कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली आपका जो आउटपुट है, जो मशीन जिस पे काम करेगी, मशीन को जो मिलेगा कोड, वो हमारा होता है टारगेट कोड जनरेशन। मतलब इन सब को यहाँ तक के कोड को
हम जनरेट करते हैं ये वाले फेज में, बस ये होता है हमारा टारगेट कोड जनरेशन। तो गाइस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंपाइलर स्टेजेस के ये सारे स्टेजेस हैं साथ के साथ जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और यही इस पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस है। यही जो 7 पॉइंट हैं यही इस सब्जेक्ट के पूरा सिलेबस है। तो इसमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया फ्रंट एंड और बैक एंड, इसमें 2 चीज़ें होती है कंपाइलर में। फ्रंट एंड वही जो मशीन डिपेंडेंट मतलब मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ये आपकी किसी भी मशीन पे चल जाएगी एज अ बैकएंड अगर आप चलाना चाहोगे। और जो आपका बैकएंड होता है वो सिर्फ मशीन इंडिपेंडेंट होता है, वो आपकी मान लो विंडोज है तो विंडोज पे ही चलेगी, लिनक्स पे नहीं चलेगी। ठीक है गाइस, तो स्टेजेस ऑफ कंपाइलर यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे डायग्राम और वर्किंग ऑफ कंपाइलर। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ कंपाइलर की वर्किंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि प्री प्रोसेसर से लेके मशीन कोड जनरेशन मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या क्या कौन कौन कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, अब मान लो कोई भी हम इनपुट डेटा करते हैं तो प्री प्रोसेसर में जाता है, उसके बाद लेक्सिकल में जाता है, सिंटैक्स में जाता है, सिमेंटिक में जाता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन यहाँ तक का कोड बनता है। उसके बाद बैकएंड में हमारा मशीन को कोड मिल जाता है जो कि मशीन जिसका काम करती है। एरर हैंडलर क्या है? एरर हैंडलर के नाम से ही पता चल रहा है कि वो एरर हैंडल करता होगा। किसके एरर हैंडल करता होगा? इन स्टेजेस के जितने भी, अगर इन स्टेजेस में जो भी एरर आए वो एरर हैंडलर हैंडल करता है। जैसे मान लो मैंने कोई भी इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी, इंपोर्ट स्टेटमेंट मैंने गलत लिख दी या हेडर फाइल मैंने गलत लिख दी, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? एरर हैंडलर के थ्रू, क्योंकि एरर हैंडलर यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टेड होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई भी एरर आता है तो वो हमें एरर हैंडलर बताता है कि हाँ ये एरर आया तुम्हारा। अगर हमने मान लो कोई भी हेडर फाइल ढंग से नहीं लिखी या इंपोर्ट स्टेटमेंट ढंग से नहीं लिखी तो एरर हैंडलर हमें बता देगा। अगर हमने सिंटैक्स हमने ढंग से नहीं लिखा तो भी एरर हैंडलर हमें बता देगा। लेक्सिकल एनालिसिस यानी टोकन्स, मान लो हमने लिखना था ये, ठीक है, हमने लिख दिया ये, तो ये तो टोकन बनेगा ही नहीं। ये एक टोकन होता है, ये एक टोकन होता है, ये टोकन होता है, ये इसके टोकन 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर ये तो कौन देखेगा? ये देखेगा सिमेंटिक एनालिसिस, क्योंकि इसका मीनिंग भी तो होना चाहिए। इसका मीनिंग है इंट a = 10। इसका क्या मीनिंग है? इसका कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये हमें बता देगा एरर हैंडलर। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारा कोड मैंने आपको बताया था फ्रंट एंड का वो बैक एंड में इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। एरर हैंडलर मैंने आपको बता दिया कि इन सब की जो भी एरर आते हैं वो एरर हैंडलर बताता है। अब देखते हैं सिंबल टेबल क्या होता है। सिंबल टेबल गाइस, जितने भी हम इसमें एक्सप्रेशन या कोई भी सिंबल वगैरह हम मेंशन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, वो सारे सिंबल टेबल में जाते हैं। कैसे जाते हैं? अब जैसे मान लो कोई भी उसका नेम है, नेम टाइप, ठीक है, नेम टाइप और कितनी बिट स्टोर करते हैं। ठीक है, बिट ना भी लिखो तो भी चलेगा। नेम मान लो जैसे कि यही ले लेते हैं, नेम ए टाइप इंट और वैल्यू 10। तो ये सिंबल टेबल है। मान लो कुछ भी हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो वो सिंबल टेबल में वैल्यू चली जाएगी उसकी। ठीक है गाइस, तो वर्किंग ऑफ अ कंपाइलर का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। आने वाली वीडियोस में हम कंपाइलर की पूरी डिटेल में वर्किंग चेक करेंगे या देखेंगे। जैसे अगली वीडियो में जो आएगी वो आएगी लेक्सिकल एनालिसिस के ऊपर, कि लेक्सिकल एनालिसिस की डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।